बच्चों आज हम न्यूटन्स लॉ मोशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जांपल्स को सिलेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, यहाँ पे एक बॉल है। इस बॉल पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर इसके फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में पूछा गया है। तो देखेंगे तो यहाँ पर बॉल पर वर्टिकली डाउनवर्ड mg लगेगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एक तो फ्लोर है और एक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक वर्टिकल वॉल और एक फ्लोर नजर आएगा। तो वर्टिकल वॉल के कारण एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वर्टिकल वॉल के कारण जो नॉर्मल फोर्स लगेगा कैसे लगना चाहिए, क्योंकि बॉल तो इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो जितना फोर्स आगे लगेगा एग्जैक्टली उतना ही फोर्स कैसे लगना चाहिए, पीछे। तो आगे अगर अप्लाइड फोर्स F है तो पीछे की तरफ यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, और वॉल का जो नॉर्मल फोर्स होगा इसको हमने बोल दिया N2। N2 इज द फोर्स ड्यू टू वॉल ऑन द बॉल। और उसी तरीके से बच्चों फ्लोर जो बॉल पर फोर्स लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चों ऊपर की तरफ लगाएगा, इसको हमने बोल दिया N1। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो बॉल पर एक फोर्स F आगे है, N2 पीछे है, N1 ऊपर की ओर है और mg नीचे की ओर है। तो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है, अगेन एफबीडी बेस्ड क्वेश्चन है। सवाल ध्यान से देखिए, इसमें फोर्स एक्सर्टेड बाय गर्ल्स हैंड ऑन द बुक इज 25 न्यूटन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एफबीडी बना देते हैं, ये हमारी बुक हो गई, और यहाँ पर फोर्स ड्यू टू गर्ल्स हैंड, बुक पर हाथ के कारण लगने वाला फोर्स जो है बच्चों डेट इज 25 न्यूटन, 25 न्यूटन। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस पर जो mg है, इसका जो वेट है डेट इज 20 न्यूटन। अब यहाँ पर बच्चों बुक इक्विलिब्रियम में है, तो बुक पर और कौन फोर्स लगा रहा है? ऊपर की ओर तो हमने 25 न्यूटन लगा दिया, ऊपर की ओर तो हमने 25 न्यूटन लगा दिया। अब बुक पर नीचे की ओर जो फोर्स लगाएगा, कौन लगाएगा? सीलिंग। तो फोर्स ऑन बुक ड्यू टू सीलिंग इज 5 न्यूटन, तभी तो बैलेंसिंग होगी, फोर्स बैलेंसिंग। भाई नीचे भी 25 लग गया, ऊपर भी कितना लग गया बच्चों? टोटल 25। इसके अलावा अगर हम देखेंगे बच्चों, जितना बुक पर सीलिंग लगाएगी उतना ही बुक भी सीलिंग पर फोर्स लगाएगी। फोर्स ऑन सीलिंग ड्यू टू बुक इज ऑल्सो 5 न्यूटन। और बच्चों सेम टू सेम है, यहाँ पर फोर्स ऑन हैंड ड्यू टू बुक that is also 25 न्यूटन। each action has equal and opposite reaction according to Newton's third law। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, फोर्स ऑन सीलिंग ड्यू टू बुक इज 5 न्यूटन एंड फोर्स ऑन बुक ड्यू टू हैंड इज 25 न्यूटन। अगेन देखिए बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में बात की गई है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, और यहाँ पर जो एंगल है जो कि वर्टिकल के साथ है, अल्फा और बीटा पूछा गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बी की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पर जो बॉल बी है उसका वेट हमको दिया हुआ है 9 न्यूटन, ये हमने वेट लगा दिया। अब यहाँ पर जो है, सिर्फ अगर हम बी के एफबीडी की बात करें बच्चों, सिर्फ बी का एफबीडी बना रहा हूँ, सिर्फ बी का, आगे की तरफ लग रहा है 12 न्यूटन, नीचे की तरफ लगा 9 न्यूटन। यहाँ पर टेंशन को हमने बोला T2, ये बीटा है तो बच्चों एंगल बीटा ही होगा। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ऊपर की तरफ लगने वाला जो फोर्स होगा डेट इज T2 cos बीटा। तो T2 cos ऑफ बीटा बराबर 9 न्यूटन होना चाहिए, जितना ऊपर उतना नीचे इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग, और जितना आगे उतना पीछे के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ लगने वाला जो फोर्स है आपका यहाँ पर डेट इज T2 sin बीटा। तो यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, T2 sin बीटा जो होगा ये आ जाएगा बच्चों 12 न्यूटन, और T2 cos बीटा जो आपका आएगा बच्चों डेट इज 9 न्यूटन। 10 बीटा अगर हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों, तो 10 बीटा की वैल्यू आ गई 4/3, यानी बीटा बराबर हमारा आ गया 53 डिग्री। तो वैसे तो हम ऑप्शन देख के सीधे मार सकते हैं, लेकिन हम इसको पूरा तरीके से विधिवत तरीके से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, बहुत ही सिंपल है, हम बी का एफबीडी अभी भी बना चुके हैं, पर अभी हमें इसकी दोबारा जरूरत पड़ने वाली है। अब ए का एफबीडी हम जो बनाएंगे, ए का जो वेट है बच्चों डेट इज 7 न्यूटन,
यहाँ पर देखिएगा बच्चों, इस वाली रस्सी में हमने टेंशन को मान लिया है T1, तो यहाँ पर A पर इधर की तरफ T2 भी लगेगा। तो अब देखिएगा बच्चों, A का जो FBD बनाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। A पर नीचे उसका वेट लग रहा है 7 न्यूटन। A पर T2 का जो कंपोनेंट लगेगा डेट इज T2 cos बीटा। T2 cos बीटा कितना है हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डेट इज 9 न्यूटन। दूसरी बात है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो T2 का कंपोनेंट लगेगा T2 साइन बीटा, और T2 साइन बीटा कितना है बच्चों, वो भी हमको निकाल चुके हैं 12 न्यूटन। अब यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है बच्चों। T1 के कंपोनेंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेम टू सेम ये एंगल अल्फा है बच्चों, तो ये वाला एंगल अगेन वर्टिकल के साथ अल्फा ही होगा। तो T1 का वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो होगा T1 cos ऑफ अल्फा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो होगा आपका T1, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होने वाला है आपका T1 साइन अल्फा। अब सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर समझिए बहुत ही आसान है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बच्चों नेट फोर्स जीरो। जितना ऊपर फोर्स लगेगा एग्जैक्टली उतना ही नीचे लगेगा, जितना आगे फोर्स लगेगा एग्जैक्टली उतना ही फोर्स पीछे की ओर भी लगेगा। तो आगे कितना लगा 12 न्यूटन, तो यहाँ पर जो तुम्हारा T1 साइन अल्फा है वो 12 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चों, ऊपर की तरफ लग रहा है T1 cos अल्फा, तो T1 cos अल्फा अगर हम देखेंगे तो T1 cos अल्फा किसको बैलेंस कर रहा है, 7 न्यूटन प्लस 9 न्यूटन, 7 प्लस 9, तो 7 प्लस 9 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 16 न्यूटन। और यहाँ पर बच्चों डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 10 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आएगी 12/16, बोले तो 3/4, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। तो बच्चों अल्फा हमारा 37 डिग्री है, बीटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बच्चों 53 डिग्री, 53 डिग्री। अगला सवाल लेते हैं। देखिए बच्चों, अगेन इक्विलिब्रियम का सवाल है और बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक m मास का ब्लॉक है और यहाँ पर जो बोला गया है कि क्लैंप इज इन इक्विलिब्रियम, क्लैंप इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में तो पूरा सिस्टम ही है, बस क्लैंप पे कितना फोर्स लगाया गया ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, क्लैंप का मतलब यहाँ पर ये जो खूंटा है इसी को हम क्लैंप बोल रहे हैं। 1 बाय 1 हम सारी बातें करेंगे। अब देखिए बच्चों, खूंटा जो है यहाँ पर जो क्लैंप है वो कितना फोर्स लगा रहा है, आराम से हमको सब बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर बच्चों निकालते हैं टेंशन। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इस रस्सी में टेंशन T ऐसे लगेगा, तो यहाँ पर पुली पर टेंशन T यहाँ ऐसे लगेगा, पुली पर T टेंशन यहाँ पर भी लगेगा, और जो T टेंशन होगा ये कैपिटल mg को बैलेंस करने वाला है। तो टेंशन इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू जी। तो ये तो हमारा टेंशन हो गया। दूसरी बात है कि अगर हम पुली का FBD बनाएं तो पुली पर एक टेंशन तो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, और दूसरा यहाँ पे अगर हम टेंशन देखेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ पर पुली मासलेस नहीं है, पुली का मास m दिया हुआ है। क्योंकि पुली का मास m दिया हुआ है तो पुली का mg भी तो नीचे लग रहा होगा। तो यहाँ पर बच्चों पुली का अगर mg नीचे की तरफ लग रहा होगा तो पुली का mg भी नीचे की ओर लगा दो। टेंशन जो है वो कैपिटल mg के बराबर है। तो यहाँ पर वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी लग रहा है, जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ कैपिटल mg लग रहा है। दूसरी बात यह है बच्चों कि जितने भी सारे फोर्सेस लग रहे हैं इतना ही इक्वल और अपोजिट फोर्स क्लैंप लगाएगा, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। क्योंकि अगर हमने बोला कि यहाँ पर टेंशन का फोर्स हो गया, mg का फोर्स हो गया, ऑल फोर्सेस प्लस क्लैंप फोर्स बराबर नेट फोर्स जीरो, तो क्लैंप फोर्स उतना ही होगा जितना ये फोर्सेस हैं इक्वल और अपोजिट। तो यहाँ पर जो क्लैंप फोर्स को अगर मैंने FC से रिप्रेजेंट करा तो FC की वैल्यू उतनी ही आएगी मैग्नीट्यूड में जितनी कि बाकी सारे रिजल्टेंट फोर्सेस हैं। और रिजल्टेंट फोर्सेस निकालना बहुत ही आसान है बच्चों। वर्टिकल फोर्सेस है तो यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्लैंप फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर हो जाएगा आपका mg प्लस, या mg ना बोल के मैं बोलूँगा mg का स्क्वायर प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल mg का स्क्वायर का अंडर रूट
हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो फोर्स आएगा ड्यू टू क्लैंप, यानी आंसर आपका दिल्ली होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। यहाँ पर अगेन इक्विलिब्रियम का सवाल है बच्चों, और बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा सवाल को। यहाँ पर इन द अरेंजमेंट सोन द ब्लॉक ए ऑफ मास 15 kg सपोर्टेड इन इक्विलिब्रियम बाय द ब्लॉक बी, यानी ए ब्लॉक को हमने बी ब्लॉक से बैलेंस कराया गया है, तो बी ब्लॉक का मास कितना होना चाहिए। ए ब्लॉक का मास हमको 15 kg दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। इस रस्सी में टेंशन को अगर हमने बोला टी, तो बच्चों डेफिनेटली यहाँ पर भी टेंशन तुम्हारा टी होगा, यहाँ पर भी टी लग रहा होगा, और यहाँ पर भी ये जो लग रहा होगा टी ऊपर की तरफ लग रहा होगा। दूसरी बात है कि यहाँ पर भी टी और यहाँ पर भी टी, तो बच्चों गारंटेड मैनर में बोल सकते हैं कि इस वाली पुली पर, यानी जो दूसरी रस्सी है, यहाँ पर टेंशन लग रहा होगा 2T और यहाँ पर 2T, तो ये भी 2T होगा बच्चों, और ये भी कितना होगा 2T। अब बारी आती है बच्चों FBD बनाने की। तो सबसे पहले तो मैं B का FBD बनाता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों ये B ब्लॉक हो गया, नीचे इसका मास हो गया, वेट हो गया MBG, मास ऑफ B इंटू जी, ये इसका वेट हो गया, और ऊपर की तरफ सिर्फ टेंशन T लग रहा है। इक्विलिब्रियम में है तो जितना ऊपर उतना नीचे, तो टेंशन बराबर मास ऑफ B इंटू जी के बराबर होगा। ये तो पहली बात हो गई। अब ए का FBD बनाते हैं बच्चों। ए का FBD बनाएंगे तो घनघोर आनंद आएगा। कैसे आनंद आएगा, देखिए बच्चों, बहुत ही आसान है। ये 15 kg, तो नीचे की तरफ तो लगा 15G। अब यहाँ पर हमको सिर्फ गिनती गिननी है, काउंट करना है कि देखो कि ए पर कौन कौन सा टेंशन लगा। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, बहुत ही सिंपल सी बात है। दोबारा से हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं, बहुत ही आनंद आएगा। देखना बच्चों, यहाँ पर इस वाले सिरे पर, क्योंकि ये इसी रस्सी में है, तो इस रस्सी के कारण जो लगने वाला टेंशन है, इसको बिल्कुल थोड़ा यहाँ से बना देते हैं T। तो हमने कहा कि एक तो यहाँ पे लगा T, दूसरी बात है कि यहाँ पर एक पुली थी। अब इस पुली में इधर लग रहा था 2T और इधर भी लग रहा था आपका 2T। पुली में तो ये आपका 2T लगा और ये वाला भी आपका कितना लगा 2T। तो कुल मिलाकर ये जो पुली होगी ए पर कितना फोर्स लगाएगी भाई, ये 2T है, तो यहाँ पर ये बैलेंस होगा 4T से, तो यहाँ पर भी फोर्स 4T लग रहा होगा। तो यहाँ पर ए पे लगने वाला जो ऊपर की तरफ फोर्स होगा ये 5T होगा, और ये 5T बैलेंस होगा 15G से। तो टेंशन जो आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 3G के बराबर होगा, और टेंशन अगर आपका 3G के बराबर है, टेंशन इज इक्वल टू 3G, तो यहाँ पर बच्चों मास ऑफ B बराबर 3 kg, मास ऑफ B बराबर 3 kg। अगला देखते हैं बच्चों, उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन है। ये बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों। ए फ्लेक्सिबल चेन ऑफ वेट W हैंग्स बिटवीन टू फिक्स सपोर्ट्स, फिक्स पॉइंट्स A एंड B आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। यानी हमने यहाँ पर बच्चों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल बना लिया। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं बच्चों, एक मिनट। ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लेवल है, और यहाँ पर हमने क्या लटकाया हुआ बच्चों, एक चेन को लटकाया। ये आपकी चेन हो गई, दिस इज योर चेन। अब यहाँ पर बच्चों में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा सवाल में बोला गया है, सवाल में बोला गया है द इंक्लिनेशन ऑफ चेन विद द हॉरिजॉन्टल एट बोथ द पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट इज, एक्चुअली दिस एंगल इज थीटा। तो यहाँ पर भी अगर बच्चों ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी कितना है बच्चों, थीटा। तो देखिए बच्चों कैसे डील करेंगे, सिमेट्री से भी देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे दोनों तरफ टेंशन बराबर ही लगने वाला है। टेंशन कैसे लगेगा बच्चों, यहाँ पर देखिएगा टेंजेंशियल लगेगा T। तो अगर ये एंगल थीटा होगा बच्चों, तो निश्चित रूप से ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अब जो यहाँ पर सपोर्ट पॉइंट्स हैं, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर हम देखेंगे बच्चों, तो आराम से हमको बात समझ में आ जाएगी कि कितना फोर्स लगने वाला है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर हम देखेंगे बच्चों, तो बहुत ही प्यार से हम अगर इसके कंपोनेंट करेंगे, तो इधर की तरफ तो लगेगा बच्चों कितना, T cos थीटा,
और वर्टिकल लगेगा आपका टी साइन थीटा। ये हमने बच्चों फोर्स के कंपोनेंट कर लिए। अब मैं यहाँ पर बच्चों पूरी चेन की बात ना करके आधी चेन की बात करता हूँ। तो ये मैंने बच्चों आधी चेन बना ली है। लोअर मोस्ट पोर्शन जो होगा बच्चों ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा। यहाँ पे अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट खींचेगी। और जो व्हाट इज द टेंशन ऑफ द चेन एट द मिड पॉइंट यानी लोअर मोस्ट पॉइंट पर ही टेंशन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन लगेगा जो हमको निकालना है, जिसको हम टी डैश बोल देते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लगेगा। यहाँ का टेंशन हम बोल ही चुके हैं बच्चों की इधर की तरफ लगने वाला जो टेंशन होगा ये होगा आपका टी कोस थीटा। इधर की तरफ जो टेंशन लग रहा होगा डेट इज इक्वल टू टी साइन थीटा। और बच्चों टेंशन का जो चेन का जो वेट होगा डेट इज डब्लू। तो आधी चेन का जो वेट होगा डेट इज W/2। भाई पूरी की पूरी चेन का वेट अगर मान लो 10 किलो है तो आधी का तो 5 किलो हो गई। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो वर्टिकल फोर्सेस होंगे, देखना बच्चों यहाँ पे बहुत ही आसान है। वर्टिकल फोर्सेस वर्टिकल को बैलेंस करेंगे, हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करेंगे। जितना ऊपर उतना नीचे, इक्विलिब्रियम में हमने ये तो सीखा ना कि जितना ऊपर उतना नीचे, जितना आगे उतना पीछे। तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो बहुत ही आराम से आपको बात समझ में आएगी कि जो आपका टी कोस थीटा है डेट इज इक्वल टू, या फिर मैं इसको टी कोस थीटा नहीं बोलूँगा, टी साइन थीटा। पहले वर्टिकल को बैलेंस कर लेते हैं। तो टी साइन थीटा जो होगा वो आपका W/2 के बराबर होगा। और टी कोस थीटा जितना पीछे उतना आगे बराबर होगा आपका टी डैश। तो हमको यहाँ पर बच्चों टी डैश की वैल्यू चाहिए। तो टी डैश बराबर यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चों तो टी डैश की जो वैल्यू आएगी दोनों से वो किसके बराबर आएगी, डेट इज W/2 और ये आ जाएगा आपका बच्चों कोट थीटा। क्योंकि यहाँ पर t बराबर होगा W/2 बाई साइन थीटा और टी डैश बराबर उसको हम कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो W/2 कोट थीटा। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों जो आंसर भी दिया गया है W/2 कोट थीटा दिया हुआ है। आगे की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों। इसके अंदर एक आदमी, वापस से इक्विलिब्रियम की बात की गई है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, सवाल को ध्यान से पढ़िए। A carpenter of mass 50 kg is standing on the weighing machine placed in a lift of mass 20 kg। कारपेंटर का मास 50 किलो है और जिस लिफ्ट में है उसका मास है 20 किलो, मतलब दोनों का मिला के टोटल हो गया 70 किलो। A light string is attached to the lift. The spring passes over a smooth pulley and the other end is held by the carpenter as shown when the carpenter keeps the lift moving upward with a constant velocity। यहाँ पर कारपेंटर जो है लिफ्ट को ऊपर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से पुल कर रहा है। बच्चों ध्यान से सुनना, समटाइम्स वी फील कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बच्चों नेट फोर्स जीरो होना। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि फोर्स जीरो है, इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो है। इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब ये हो गया कि अगर वेलोसिटी है तो वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है यानी फोर्सेस जीरो है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस सवाल के अंदर पूरे के पूरे सिस्टम का एफबीडी बनाएंगे और उसके बाद कारपेंटर का इंडिविजुअल एफबीडी बनाएंगे। तो सबसे पहले तो पूरे सिस्टम का एफबीडी अगर हम बनाते हैं बच्चों, देखिएगा बच्चों ये हमने बहुत ही आसान सा काम कर दिया है। यहाँ पर एक कारपेंटर है, अगर आप देखेंगे तो एक रस्सी कारपेंटर के हाथ में है और दूसरी रस्सी यहाँ पर लिफ्ट से बंधी हुई है। तो दोनों रस्सी को मिला के अगर आप देखेंगे तो ये भी टी है और ये भी कितना है आपका टी। तो टी ऊपर कितना लगा 2t और नीचे जो इनका जो टोटल वेट हो गया, ऊपर तो लगा 2t और नीचे कितना हो गया, कारपेंटर का हो गया 50g प्लस जो रस्सी जो लिफ्ट है जो डब्बा है उसका हो गया 20g। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जितना ऊपर उतना नीचे, तो 2t बराबर आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 70g। तो टेंशन यहाँ पर आपका 35g के बराबर आएगा, जो कि हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर डाटा मिल गया। टेंशन हमारा आ गया है 35g। जी की वैल्यू अगर हम 10 लेंगे तो यहाँ पर रस्सी जो फोर्स, देखो आदमी रस्सी पे उतना ही लगाएगा जितना रस्सी आदमी पे लगा रही है।
तो कारपेंटर ने रस्सी को खींचा है किससे, 350 न्यूटन से। 35G का मतलब हो गया 350 न्यूटन। तो जितना फोर्स कारपेंटर रस्सी पे लगाएगा, रस्सी भी उतना ही फोर्स कारपेंटर पे लगाएगी। तो एक ऑप्शन तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि द मैन अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 350 न्यूटन ऑन द स्ट्रिंग। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, एक बार और इसका एफबीडी बनाते हैं। अब की बार सिर्फ आदमी की बात करेंगे। देखिएगा फोटो एकदम सेम टू सेम है। ये आपका कारपेंटर हो गया, और कारपेंटर जो है ये वेइंग मशीन पर है। तो वेइंग मशीन यहाँ पर एक जो फोर्स लगाएगी, इसे हमने बोला बच्चों नॉर्मल फोर्स। क्या बोला, नॉर्मल फोर्स। और वेइंग मशीन यहाँ पर बेसिकली नॉर्मल को ही मेजर कर रही है। दूसरी बात है कि आदमी अपने हाथ पे ऊपर की ओर कितना लग रहा है, टेंशन लग रहा है, और आदमी का जो वेट है जो कि है 50G, नीचे की तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, क्योंकि आदमी भी इक्विलिब्रियम में है, तो नॉर्मल प्लस टेंशन बराबर आपका यहाँ पर होगा बच्चों 50G। और यहाँ पर हम टेंशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं बच्चों। टेंशन की वैल्यू है हमारी 35G। तो नॉर्मल फोर्स जो होगा डेट इज 15 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू आने वाली है, कितनी आने वाली है बच्चों, 15 न्यूटन। तो नॉर्मल फोर्स 15 न्यूटन के बराबर आ रहा है, दिस इज माय मिस्टेक, 15G के बराबर आ रहा है। नॉर्मल फोर्स बराबर आ रहा है 15G के। तो यहाँ पर जो वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन को इस बात से मतलब नहीं है कि आदमी 500 किलो का है कि 50 किलो का है। वेइंग मशीन को इस बात से मतलब है कि आदमी वेइंग मशीन पे कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि नॉर्मल फोर्स 15G आया, तो जो आपकी वेइंग मशीन है उसकी जो रीडिंग होगी, द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इस 15 kg, इस 15 kg। तो बच्चों ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। नेट फोर्स तो हमेशा जीरो होगा, चाहे आदमी हो चाहे मशीन हो। तो कुल मिलाकर कलकत्ता और दिल्ली गलत ऑप्शन हो गए, और यहाँ पर आगरा और बॉम्बे एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल देखिए बच्चों, अगेन बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों इक्विलिब्रियम पे। यहाँ पे आप देखिएगा बच्चों, हमारे पास दो इंक्लाइंड सरफेसेस हैं, और इंक्लाइन सरफेस बच्चों जो नॉर्मल लगाएगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही लगाएगी, क्योंकि नॉर्मल हमेशा कैसे लगता है, बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेस लगता है, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, इसको हमने बोला एक नंबर सरफेस। एफबीडी हम आगे इसका बनाएंगे, पर पहले हम मोटा मोटा देख लेते हैं। एक नंबर सरफेस के कारण लगने वाले नॉर्मल फोर्स को हमने बोल दिया N1। कितना बोल दिया, N1। तो नॉर्मल रिएक्शन बाय सरफेस 1 को हम N1 मान के चल रहे हैं। दूसरी बात है कि नॉर्मल रिएक्शन बाय सरफेस 2 को हमने बोल दिया बच्चों N2। तो दूसरी वाली सरफेस से जो नॉर्मल फोर्स लगा रही है, इसको हम N2 बोल देते हैं। कलर चेंज कर देते हैं, सुविधा रहेगी थोड़ी सी। हाँ, इसका हमने नीला कलर ले लिया है, और इसको हमने बोल दिया बच्चों N2। और फोर्स ऑन द स्फीयर बाय द अर्थ, अर्थ कितना फोर्स लगाएगी, ये भी बच्चों बहुत ही मज़ेदार है। और नेट फोर्स ऑन द स्फीयर, बच्चों पृथ्वी किसी को भी हमेशा mg से खींचती है। दो चीज़ें हैं, एक तो हो गया अर्थ और एक हो गया ग्राउंड। तो यहाँ पे हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ इज इक्वल टू mg। तो ये कितना है, 10 किलो का है, तो mg यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ तो सीधे सीधे आपका 100 न्यूटन होना चाहिए। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ इज 100 न्यूटन। और नेट फोर्स ऑन द स्फीयर अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो बेसिकली हमको पहला सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन, दूसरे सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। बाकी यहाँ पर हम नेट फोर्स ऑन द स्फीयर डेट इज 0 होना चाहिए बच्चों। तो यानी डी का जो ऑप्शन होना चाहिए P होना चाहिए। और फोर्स ऑन द स्फीयर बाय द अर्थ, अर्थ पृथ्वी कितने से खींचेगी, तो मैंने बोला पृथ्वी या अर्थ जो होगी किसी को भी mg फोर्स से खींचेगी। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों mg कितना लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा mg। तो यहाँ पर मास इसका 10g, mg बोले तो 100 न्यूटन। तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए बच्चों यहाँ पर 100 न्यूटन, यानी जो सी का जो ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 100 न्यूटन बोले तो S। अब बाकी हम Q और R चेक कर लेते हैं बच्चों, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर 1 बाय 1 हम बात कर रहे हैं। इसको हमने बोला 1 नंबर, इसको हमने बोला 2 नंबर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बच्चों स्फीयर ही बना लेता हूँ। ये हमारा स्फीयर हो गया। बच्चों किसी भी सरफेस के कारण जो नॉर्मल फोर्स लगता है, अगर सरफेस
हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाएगी, तो ये एंगल भी थीटा होगा, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा नहीं होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, और वर्टिकल के साथ ये एंगल जो होगा अगेन कितना बोलो थीटा। तो अगर मैं यहाँ पर बच्चों सबसे पहले सिर्फ N1 की बात कर रहा हूँ, जब मैं N1 की बात करूँगा तो सिर्फ N1 की बात करूँगा, तो N1 का देखिएगा बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री बना रही पहली सरफेस, तो ये तो होगा N1 साइन 37 डिग्री, और ऊपर की तरफ जो लगेगा वो कितना लगेगा बच्चों, N1 कोस 37 डिग्री। नीचे की तरफ mg तो लग ही रहा है बच्चों, जो कि आपका 100 न्यूटन है, फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन द स्फीयर। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे बच्चों दूसरी वाली सरफेस के कारण, सेम टू सेम है बच्चों, तो दूसरी वाली सरफेस के कारण जो लगने वाला फोर्स है इसको हमने बोला N2। N2 के भी हम कंपोनेंट करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। तो N2 का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम देखेंगे तो ये जो एंगल है बच्चों यहाँ पर, ये यहाँ से 53 बना रहा है, तो ये कितना 90 माइनस 53, यानी ये एंगल 37 होना चाहिए, और N2 का ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 53 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो N2 का जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा जस्ट लाइक N1, डेट इज N2 कोस 53 डिग्री, और इधर की तरफ जो लगेगा डेट इज N2 साइन 53 डिग्री। जितना आगे उतना पीछे, जितना ऊपर उतना नीचे। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पर देखिए बच्चों बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार से सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो हमने देखा बच्चों यहाँ पर, तो जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है N1, साइन 37 की वैल्यू होगी 3/5 बराबर आपका हो जाएगा N2 कोस 37 बोले तो 4/5, या N2 साइन 37 बोले तो साइन 37 की वैल्यू होगी 3/5, और N2 साइन 53 की वैल्यू हो जाएगी 4/5। 5 से 5 कट जाएगा तो 3N1 बराबर आ जाएगा 4N2 के। एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी इक्वेशन जितना ऊपर उतना नीचे, तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दूसरी इक्वेशन। ऊपर की तरफ हम देखेंगे बच्चों कितना फोर्स लग रहा है, बहुत ही आसानी से आपको बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डेट इज कोस 37 की वैल्यू सीधे लिख देता हूँ 3/5 N2, और N1 कोस 37 की वैल्यू होगी आपकी 4/5 N1। ये बराबर होगा आपके mg के, mg बोले तो 100 न्यूटन के। तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 3N2 प्लस 4N1 बराबर हो गया आपका 500 न्यूटन। तो अब हमारे पास दो ही इक्वेशन है, दो ही अननोन है। सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। इसकी वैल्यू निकाल लें, मान लो N1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो N2 बराबर आपका हो जाएगा 3/4, यह हो जाएगा आपका 3/4 N1। तो ये 9 और 4 16 25, 25/4। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 25/4 N1 बराबर हो गया 500। तो N1 तो सीधे सीधे आ जाएगा आपका 20 न्यूटन, और N1 अगर आपका 20 न्यूटन आ गया है तो कुल मिलाकर जो आपका N2 आने वाला है 20 न्यूटन नहीं, 20 गुणा 4 न्यूटन, 20 गुणा 4 बोले तो 80 न्यूटन आ गया है। तो N1 आपका 80 न्यूटन आ गया है। तो 80 गुणा 3 अगर N2 निकालेंगे तो N2 तो हम निकाल ही चुके हैं, 3 गुणा N1 बोले तो कितना निकाले हम अभी तक 80, और डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड कर देंगे यहाँ पर बच्चों 4 से, तो ये आ जाएगा 60 न्यूटन। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों एक बार, N1 जो होगा, N1 की वैल्यू हमने निकाली 80 न्यूटन, N1 बराबर होना चाहिए 80 न्यूटन, सही बात है। तो ए का आंसर यहाँ पर दिया हुआ भी है R, और नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस 2, तो जो N2 है वो 60 न्यूटन यानी Q। अगेन बहुत ही प्यारा सवाल है, और ये भी बच्चों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर भी पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। और यहाँ पर देखिएगा बच्चों क्या क्या पूछा गया है। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी, ए और बी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन पूछा गया है। दूसरा पूछा गया है बी और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल रिएक्शन, और लास्ट जो पूछा गया है या स्प्रिंग फोर्स पूछा गया है। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं बच्चों, ए ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, तो ए पर इस डायरेक्शन में, इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो लगने वाला फोर्स होगा
मास ऑफ ए आपका दिया हुआ है बच्चों 10 kg, तो ये इधर की तरफ लग रहा होगा 10g साइन 37 डिग्री, और इसको ये जो वॉल का फोर्स है वो बैलेंस कर रहा होगा, तो 10g साइन 37 डिग्री जो होगा आपका डेट इज इक्वल टू हाउ मच 60 न्यूटन। ए और बी के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा बच्चों वो कितना होगा, यहाँ पर जो लग रहा होगा फोर्स नीचे की तरफ इधर लग रहा होगा आपका mg या 10g में बोलूँगा कोस 37 डिग्री, कोस 37 डिग्री यानी ये हो गया आपका 80 न्यूटन। तो ए और बी के बीच का फोर्स तो 80 न्यूटन है, क्योंकि इधर जो mg कोस 37 डिग्री है उसको ये वाला जो नॉर्मल होगा इसको हमने n1 बोल दिया, यही बैलेंस कर रहा होगा बच्चों। देखना बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी समझ में आ गया होगा। अब हम ए प्लस बी को एक सिस्टम मानेंगे। देखिएगा बच्चों, तो अगर हमने ए और बी दोनों को मिला के एक सिस्टम मान लिया तो इस पूरे सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं। तो मैंने बोला कि बच्चों अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था mg साइन 37 डिग्री यानी 60 न्यूटन, तो ये हो गया। दूसरी बात है कि स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी आई डोंट नो, लेकिन लगाएगी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तीसरी बात है कि दोनों पे नीचे की तरफ लगने वाला जो फोर्स होगा mg होगा, तो मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू जी के बराबर होगा, जो कि होगा हमारा 300 न्यूटन। और एक यहाँ पर बच्चों ग्राउंड जो बी पे फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, जिसको हमने बोल दिया N2 फोर्स। 1 बाय 1 हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों पूरे के पूरे सिस्टम को मैंने ए प्लस बी बोल दिया, इसका एफबीडी बना रहा हूँ बच्चों। ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये एंगल तो 37 डिग्री हो गई। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स लगेगा ये होगा तो 60 कोस 37 डिग्री, और ऊपर की तरफ लगेगा 60 साइन 37 डिग्री। ये तो हमने बच्चों ये जो 60 न्यूटन वाला फोर्स है इसके कंपोनेंट कर लिए। अब जो दूसरे फोर्सेज है उनकी बात कर लेते हैं। स्प्रिंग का फोर्स जो लगेगा बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा इस तरीके से, जिसको हम ऑलरेडी दर्शा चुके हैं बच्चों, दिस इज द फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। और नीचे की तरफ आपका mg भी लगने वाला है बच्चों 300 न्यूटन, और ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा डेट इज N2। अब वापस से बच्चों सेम टू सेम अभी तक जो हम काम करते आए थे, जितना आगे उतना पीछे, जितना ऊपर उतना नीचे, तो कितना फोर्स आगे लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चों तो डेट इज वेरी इजी। यहाँ पर जो स्प्रिंग का फोर्स आएगा वो होगा 60 कोस 37। 60 कोस 37 की वैल्यू है 4/5, तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो डेट इज 48 न्यूटन। इसके अलावा बच्चों 60 साइन 37 की वैल्यू होगी 36, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा N2 प्लस 36 न्यूटन बराबर आ जाएगा आपका जितना ऊपर उतना नीचे 300 न्यूटन। तो N2 की जो वैल्यू आएगी बच्चों, तो N2 की जो वैल्यू आएगी डेट इज 264 न्यूटन। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, सवाल पे दोबारा आ जाते हैं एक बार। यहाँ पर हमसे पूछा गया है पहली बात तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है यानी जो हमारा N1 हम निकाले थे, N1 बराबर जो था तुम्हारा 10g साइन 37 डिग्री डेट इज 80 न्यूटन। दूसरी बात है कि इन दोनों के बीच का फोर्स हम निकाल ही दिए हैं, जो आखिरी में पूछा गया है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड ब्लॉक डेट इज 264 न्यूटन। और स्प्रिंग का फोर्स हम निकाल चुके हैं बच्चों, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग डेट इज 48 न्यूटन। बच्चों अभी तक हम वो सवाल देख रहे थे जो कि इक्विलिब्रियम बेस्ड थे। अभी हम उन सवालों की बात करेंगे जहां पर हम नेट फोर्स बराबर ma की बात करेंगे। जस्ट लाइक बिफोर एफबीडी अभी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब हमें यहाँ पर नेट फोर्स अगर आ रहा है, अगर फोर्स बैलेंस नहीं हो रहा तो नेट फोर्स बराबर हमें ma अप्लाई करना है। देखिए बच्चों बहुत ही प्यारा सवाल है। यहाँ पर हम इस f के कंपोनेंट कर देंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा f कोस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा डेट इज f साइन थीटा। नीचे की तरफ बच्चों इस पे mg लगने वाला है। सवाल को ध्यान से पढ़िए बच्चों, सवाल में बोला है अ ब्लॉक इज बीइंग पुल्ड बाय अ फोर्स f ऑन अ लॉन्ग फ्रिक्शनलेस लेवल फ्लोर। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 0 until the block lifts off the floor. Immediate before the block leaves the floor, its acceleration is, यानी जिस मोमेंट पर ये ऊपर की तरफ लिफ्ट करने वाला है, जस्ट बिफोर लिफ्टिंग इस ब्लॉक का एसिलेशन क्या होगा। तो हम अगर यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो जस्ट बिफोर लिफ्टिंग
यानी जब लिफ्ट कर रहा होगा एट द मोमेंट, तो एफ साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली एम जी के बराबर होगा, और एफ जो होगा बच्चों डेट इज इक्वल टू एम जी बाई साइन थीटा। अब हमको यहाँ पर इसके एसिलेशन को निकालना है। एसिलेशन को अगर मैंने ए बोला तो यहाँ पर देखिए बच्चों नेट फोर्स कितना होगा, एफ कोस थीटा के बराबर, क्योंकि जितना ऊपर उतना नीचे तो हम बैलेंस कर दिए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एफ कोस थीटा इज इक्वल, तो एफ कोस थीटा बराबर आपका एम ए है। तो यहाँ से बच्चों सिंपली ए बराबर आ जाएगा आपका जी कोट थीटा। ए की वैल्यू होगी जी कोट थीटा। तो जब ये लिफ्ट होने ही वाला होगा उस मोमेंट पे इसका एक्सीलरेशन होगा ए बराबर जी कोट थीटा। देखिए बच्चों एक और बहुत ही प्यारा सा सवाल है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ब्लॉक है डेट इज ऑन इंक्लाइन, और इस पर हमने एक एफ फोर्स अप्लाई किया हुआ है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पे 37 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए हम एफ की बात करेंगे, इससे पहले हम इस पे लगने वाले एम जी के कंपोनेंट ले लेते हैं। तो एज वी नो दिस थिंग वेरी वेलली कि देखो इधर की तरफ जो एम जी का कंपोनेंट आएगा वो आएगा एम जी साइन थीटा, और इधर की तरफ जो एम जी का कंपोनेंट आएगा वो आएगा एम जी कॉस ऑफ थीटा। मास ऑफ ब्लॉक यहाँ पर बच्चों 2 kg है, तो एम जी यानी 20 और थीटा की वैल्यू 37 डिग्री है। तो यहाँ पर 20 cos 37 की वैल्यू आएगी 16 न्यूटन, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे 20 sin 37 की वैल्यू आएगी 12 न्यूटन। इसके अलावा जो अप्लाइड फोर्स है डेट इज ऑल्सो, जो अप्लाइड फोर्स है वो भी तुम्हारा यहाँ पर बच्चों 20 न्यूटन दिया हुआ है। तो एफ का इस डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन अपवर्ड जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा एफ कोस 37 डिग्री, और इधर की तरफ आने वाला है एफ साइन 37 डिग्री। अब यहाँ पर आप ये देखिए इधर 16 न्यूटन लग रहा है, एफ साइन 37 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर बच्चों 12 न्यूटन आ जाएगी। तो ये यहाँ पर कांटेक्ट तो लीव करने वाला नहीं है। अब यहाँ पर इस पर नेट फोर्स किधर होगा, तो एफ कोस 37 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 16 न्यूटन। तो इसका एक्सीलरेशन ए जो है अब द इंक्लाइन हमने ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम क्या लिखने वाले हैं, एफ कोस ऑफ 37 डिग्री माइनस एम जी साइन 37 डिग्री बराबर नेट फोर्स बराबर एम ए। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ कोस 37 की वैल्यू 16 माइनस एम जी साइन 37 की जो वैल्यू है वो है 12। मास यहाँ पर 2 किलो दिया है, एक्सीलरेशन हमें डिजायर्ड है, रिक्वायर्ड है। तो ए जो हम निकालेंगे यहाँ पर बच्चों वो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका जो एक्सीलरेशन होना चाहिए अब द इंक्लाइन आएगा, और कितना आएगा बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला सवाल देखते हैं हम। देखिए बच्चों बहुत ही प्यारा सवाल है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें 3 ब्लॉक दिए हुए हैं ए बी सी, जहाँ पर ए बी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और बी सी दूसरी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। और सवाल में जो बोला गया है कि इनका जो वेट है, ए का वेट दिया हुआ है 4W, बी का वेट दिया हुआ है W, और सी का वेट भी कितना दिया हुआ है W। तो यहाँ पर देखिए बच्चों सबसे पहले वही एफबीडी बनाते हैं। पहले तो इनका फोर्स लिख देते हैं, जैसे इस पे लगा है 4W, इन दोनों को थोड़ी देर के लिए एक सिस्टम मानते हुए इस पे लगा है बच्चों यहाँ पर 2W। अगर सुविधा के लिए अगर हम देखेंगे तो W को हम जस्ट लाइक mg मान सकते हैं। तो W को अगर mg मानेंगे तो इसका मास हो गया 4m, इसका मास भी m, और इसका मास भी कितना होगा बच्चों m। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों इधर 4W लग रहा है यानी 4mg, और इधर 2W यानी 2mg। तो एक्सीलरेशन किधर की तरफ होना चाहिए, इधर ज़्यादा फोर्स है तो इधर की तरफ एक्सीलरेशन हमने वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए बोला, तो इसका एक्सीलरेशन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में हमको ए बोलना पड़ेगा। और इस वाली रस्सी में जो टेंशन है बच्चों, इस टेंशन को हमने बोल दिया टी या T1 बोल देते हैं, ये T1 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर भी टेंशन कितना बोलो T1। अब हमको एफबीडी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर नेट फोर्स बराबर एम ए लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम ए ब्लॉक की बात कर लेते हैं। तो ए ब्लॉक पर नीचे की तरफ लगा 4W माइनस यहाँ पर हम बोलेंगे बच्चों T1 बराबर मास इसका 4m इंटू एक्सीलरेशन कितना बोलो बच्चों ए।
और B प्लस सी को हमने एक सिस्टम मान लिया है, तो इस पर भी ऊपर की तरफ T1 लगा और इसका एसिलेशन ऊपर है। जिधर नेट फोर्स होता है उधर ही एसिलेशन होता है, तो इसका एसिलेशन ऊपर है, तो इस पर नेट फोर्स जो होना चाहिए वो होना चाहिए T1 माइनस W प्लस W यानी 2W और बराबर 2M इंटू ए। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे बच्चों दोनों इक्वेशन से, तो जो ए का जो वैल्यू आ रहा है डेट इज 2W डिवाइडेड बाय 6M, डेट इज द वैल्यू ऑफ ए। ये आपके ए की वैल्यू आ गई है। हमको बच्चों यहाँ पर क्या निकालना है, बी और सी के बीच में टेंशन। तो हम यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ सी का एफबीडी बना रहे हैं। तो देखिएगा बच्चों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको सुविधा रहेगी अगर हम यहाँ पर बच्चों सी का एफबीडी बनाएंगे। तो ये तुम्हारा सी ब्लॉक हो गया है। इसके बाद सी का जो मास है, जो वेट है डब्लू लग रहा है, इसके मास को हमने एम बोल दिया, और सी पर ऊपर की तरफ जो टेंशन है इसको हमने बोल दिया T2। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे जो पहले हमने किया था, नेट फोर्स बराबर एम में। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों जो मैं लिखने जा रहा हूँ बहुत ही सरल है, T2 माइनस डब्लू बराबर T2 माइनस डब्लू बराबर M इंटू ए, क्योंकि इसका एसिलेशन हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि ऊपर की तरफ है, तो बराबर होगा M ए। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों T2 की वैल्यू जो आ जाएगी, तो T2 बराबर आ जाएगा W प्लस एम, और ए का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का वैल्यू हम निकाल चुके हैं W बाय 3M। तो ए का वैल्यू जब हम W बाय 3M लिखेंगे, डेट इज W बाय 3M, तो M से M हमारा कट जाएगा, और T2 का जो वैल्यू आएगा, द वैल्यू ऑफ T2 इज W प्लस W बाय 3, बोले तो 4W बाय 3। देखिए बच्चों यहाँ पर अगला सवाल है। इस सवाल के अंदर क्या पूछा गया है, फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द अपर पुली इफ F इक्वल टू 30T, डेट मीन्स फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, where T is a time in second, find the time when M1 loses contact with the floor। आपसे पूछा गया है कि at what moment the block M1 will lose the contact with the floor। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम पुली का एफबीडी बनाते हैं। तो बच्चों इस पुली पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है F, जिसकी वैल्यू है 30T, और इस पे अगर हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर एक ही रस्सी है, तो यहाँ पर भी टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T, तो ओवरऑल नीचे की तरफ टेंशन लगा 3T। पुली यहाँ पर नथिंग हैज़ बीन गिवन, तो आइडियल पुली अगर हम मानेंगे तो जितना ऊपर उतना नीचे। तो यहाँ पर बच्चों 30T बराबर होगा 3T, तो यहाँ पर जो टेंशन आ जाएगा वो आ जाएगा 10 इंटू स्मॉल टी के बराबर। दूसरी बात है, अब हम बच्चों यहाँ पर M1 का एफबीडी बनाएंगे। किसका एफबीडी बनाएंगे? M1 का। कारण क्या है? क्योंकि हमको M1 को कॉन्टेक्ट लूज कराना है। तो एट द मोमेंट जब M1 कॉन्टेक्ट लूज करने वाला होगा, तो M1 यहाँ पर दिया हुआ है 4 kg, तो mg इसमें नीचे की तरफ लगेगा बच्चों यहाँ पर 40 न्यूटन। और इस पर अगर हम देखेंगे बच्चों बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भी T और यहाँ पर भी T, तो ओवरऑल M1 पर ऊपर की तरफ लगेगा 2T, और M1 पर जब तक कांटेक्ट में रहेगा नॉर्मल लगेगा, लेकिन एट द मोमेंट व्हेन इट वाज जस्ट अबाउट टू लीव द कांटेक्ट, यानी कांटेक्ट छोड़ने ही वाला है, जिस मोमेंट पर ये कांटेक्ट छोड़ने ही वाला होगा उस मोमेंट पे नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2T बराबर आ जाएगा आपका 40 न्यूटन, टेंशन आ जाएगा आपका 20 न्यूटन। तो जिस मोमेंट पर M1 कांटेक्ट लीव करने वाला होगा टेंशन 20 न्यूटन होगा, और टेंशन हम निकाल चुके हैं, टेंशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 10T के बराबर, जो कि है आपका 20 न्यूटन। तो यहाँ पर जो टाइम आएगा डेट इज 2 सेकेंड, यानी ये ब्लॉक T बराबर 2 सेकेंड पर कांटेक्ट लीव करने वाला होगा। T बराबर 2 सेकेंड पर कांटेक्ट लीव करने वाला होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है। फाइंड द एसिलेशन ऑफ 3 kg मास व्हेन एसिलेशन ऑफ 2 kg मास इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज शोन इन फिगर। देखिए बच्चों यहाँ पर ब्लॉक 2 दिए हुए हैं, हम इनको नामकरण कर देते हैं। पीछे वाले को A बोल देते हैं, आगे वाले ब्लॉक को हमने बोल दिया B।
तो आगे वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन हमको दिया हुआ है और पीछे वाले ब्लॉक का हमको एक्सीलरेशन निकालना है। अब यहाँ पर बेसिकली हमको फाइंड आउट करना है कि स्प्रिंग दोनों पे कितना फोर्स लगा रही है। सबसे पहले हम आगे वाले ब्लॉक की बात कर लेते हैं। बी ब्लॉक का हम एफबीडी बना रहे हैं बच्चों। बी का जो एक्सीलरेशन है डेट इज गिवन, एक्सीलरेशन ऑफ बी इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बी जो है बच्चों आगे की तरफ इस पे आगे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, और हमें नहीं मालूम स्प्रिंग कैसे फोर्स लगा रही होगी, हमने थोड़ी देर के लिए पीछे मान लिया। अगर स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव आ जाएगा तो वो आगे लग रहा होगा, तो उसके लिए ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। यू कैन चूज डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स एज पर योर सुटेबिलिटी, जैसा आपको लगता है वैसे मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर गलती करने पर भी गलती होने वाली नहीं है। क्योंकि अगर आप आगे भी मान लेंगे तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव आ जाएगा, तो फिर आप उसको सही कर देंगे। तो इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर कितने किलो का ब्लॉक है? 2 किलो का। वैसे तो अगर हम यहाँ पर देखें नेट फोर्स बराबर है में, तो यहाँ पर मास है 2 kg, एक्सीलरेशन कितना है 2, तो नेट फोर्स होना चाहिए यहाँ पर बच्चों 4 न्यूटन, जबकि अवेलेबल 10 न्यूटन है, तो स्प्रिंग फोर्स पीछे 6 ही लगेगा। पर इसको अगर हम लिख के सॉल्व करें तो ज़्यादा आसानी रहेगी। 10 माइनस फ्रिक्शन स्प्रिंग फोर्स बराबर आगे लगा 10, पीछे की तरफ स्प्रिंग फोर्स बराबर एम है, मास ऑफ बी 2 है और एक्सीलरेशन ऑफ बी भी कितना है बच्चों यहाँ पर 2। तो यहाँ से सॉल्व करने पर स्प्रिंग फोर्स आ गया बच्चों 6 न्यूटन पीछे की तरफ, तो स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ 6 लग रहा है। अगर बी पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, बी पे स्प्रिंग का फोर्स पीछे लगेगा तो ए पर स्प्रिंग का फोर्स आगे लगेगा। तो यहाँ पर ए का एक्सीलरेशन जो होगा इसको हमने बोल दिया एक्सीलरेशन ऑफ ए, और ए का जो मास है डेट इज 3 kg, और स्प्रिंग फोर्स हमारा आ गया बच्चों 6 न्यूटन, और ए पर अदर देन स्प्रिंग फोर्स और कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। क्योंकि ए पर सिर्फ स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों नेट फोर्स बराबर एम है। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स आएगा यानी 6 न्यूटन का जो फोर्स है वो बराबर हो जाएगा एम ए के, मास होगा 3 और एक्सीलरेशन ऑफ ए, एक्सीलरेशन ऑफ ए हमको निकालना ही है, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों बहुत ही प्यारा सवाल है। यहाँ पर 2 स्प्रिंग है। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो दोनों स्प्रिंग सीरीज में है। सीरीज की खासियत क्या होगी कि दोनों स्प्रिंग में एलोंगेशन भले ही अलग अलग हो, लेकिन दोनों स्प्रिंग बराबर बराबर फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, द टोटल स्ट्रेच ऑफ द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम, यानी पहली वाली स्प्रिंग में अगर स्ट्रेच x1 है, दूसरी वाली में x2 है, तो टोटल स्ट्रेच जो होगा x बराबर, इसको हम बोलेंगे x1 प्लस x2। दूसरी बात जो हम करने जा रहे हैं बच्चों, डेट इज ऑल्सो वेरी इजी। पहली वाली स्प्रिंग में जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा वो K1 x1 होगा, जो कि बराबर होगा दूसरी वाली स्प्रिंग के, और K2 x2 जो होगा बच्चों वही यहाँ पर mg को बैलेंस कर रहा होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, बराबर होगा mg के। तो यहाँ से हमको x1 भी मालूम है, x2 भी मालूम है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो बहुत ही आसानी से हम x निकाल लेंगे। तो x बराबर होगा हमारा mg बाय K1 प्लस mg बाय K2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों कि जो x की वैल्यू आएगी mg यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, और ऊपर की तरफ आ जाएगा K1 प्लस K2, और नीचे आ जाएगा आपका K1 इंटू K2। जैसे कि रिवीजन वीडियो है इसलिए बच्चों हम थोड़ा सा स्पीडिंग अप होकर ही काम कर रहे हैं, पर वही हमारे लिए इस करंट टाइम के लिए बेनिफिशियल है। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, फाइंड द रीडिंग ऑफ द मासलेस स्प्रिंग बैलेंस इन द गिवन कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर समझने योग्य बात, पहली बात यह है कि ये क्या मेजर कर रहा होगा, स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पर क्या मेजर कर रहा होगा। तो सिंपल स्टेटमेंट है कि टेंशन। भले ही यहाँ पर रस्सी अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर बच्चों क्योंकि ये मासलेस है, तो जितना फोर्स आगे उतना फोर्स पीछे, तो दोनों तरफ टेंशन को बराबर मान के चलना है। अब यहाँ पर टेंशन निकालना बहुत ही आसान काम है बच्चों। यहाँ पर टेंशन टी ऐसे लगा दीजिए, इस पर भी टेंशन टी ऐसे लगा दीजिए। यहाँ पर नीचे 20 न्यूटन mg, यहाँ पर नीचे 30 न्यूटन mg होगा। इसका एक्सीलरेशन अगर a नीचे मानेंगे तो इसके एक्सीलरेशन को a ऊपर ही मानना पड़ेगा। 3 kg वाले पर हम नेट फोर्स बराबर ma लिखने जा रहे हैं। देखिएगा बच्चों कितनी सुंदर तरीके से लिख सकते हैं, 30 न्यूटन माइनस टेंशन बराबर 3 इंटू ए। और सेम काम हम इस पर भी करने जा रहे हैं बच्चों।
यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर की तरफ एसिलेट कर रहा है तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ नेट फोर्स होगा टेंशन -20, टेंशन -20 बराबर होगा 2 × A। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 10 न्यूटन बराबर आ जाएगा आपका 5A, और A जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा अगेन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसिलेशन आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया है। अब क्योंकि एसिलेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो टेंशन निकालना बहुत ही आसान है बच्चों, क्योंकि टेंशन यहाँ पर कितना होगा 20 + 2A। ए की वैल्यू अगर हम 2 डालेंगे तो टेंशन हमारा आ जाएगा 24 न्यूटन। और ऑब्वियस सी बात है बच्चों, स्प्रिंग बैलेंस जो होगा उसकी रीडिंग भी यहाँ पे 24 न्यूटन के बराबर ही आएगी। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिएगा बच्चों कि एक ब्लॉक का वेलोसिटी दिया हुआ है, द ब्लॉक ए इज मूविंग डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v0। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से कैसे जा रहा है डेट इज नॉट आवर बिजनेस, कांस्टेंट मोशन का सवाल है। अगर एक का मोशन हमको मालूम है तो दूसरे ऑब्जेक्ट का जो उससे रिलेटेड है उसका मोशन हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो देखिएगा बच्चों, बी की जो वेलोसिटी है इसको हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी भी बोला, क्योंकि यहाँ पर बी उड़ता उड़ता तो नहीं जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा होगा। अब यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, यानी कुल मिलाकर ये कैसे भी गति करे, कैसे भी मोशन करे, अगर रस्सी टाइट है तो रस्सी के लंबाई में कोई चेंज होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, वी बी का अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो कंपोनेंट आएगा डेट इज वी बी कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर आएगा वी बी साइन थीटा। वी बी साइन थीटा हमारे काम का नहीं है। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, वी बी कोस थीटा के कारण इस पॉइंट पर बी पर स्ट्रिंग स्लेक हो रही है, रस्सी ढीली हो रही है, और ए पर जो इस जगह वी नॉट के कारण रस्सी खींच रही है। अब सिंपल सा स्टेटमेंट ये है, द अमाउंट ऑफ स्ट्रिंग स्लेक इक्वल टू अमाउंट ऑफ स्ट्रिंग टाइट। जितने से रस्सी खींच रहा है उतने से ही रस्सी ढीला होगा, तभी तो उसका लंबाई कांस्टेंट होगा। तो रस्सी के खींचने का स्पीड है वी नॉट, और रस्सी के ढीले होने का जो स्पीड है डेट इज वी बी कॉस ऑफ थीटा, वी बी कॉस ऑफ थीटा। तो वी बी बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा वी नॉट बाय कॉस थीटा, वी नॉट बाय कॉस थीटा। तो ये हमने यहाँ पर बच्चों बी की वेलोसिटी निकाल ली। अगला प्रश्न लेते हैं एकदम धुएंधार तरीके से। देखिए बच्चों, यहाँ पर कैलकुलेट द रिलेटिव एसिलेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, बी इज मूविंग विद एसिलेशन ए नॉट टुवर्ड्स राइट। बी का एसिलेशन हमको मालूम है, ए का एसिलेशन हमको मालूम नहीं है, और रिलेटिव एसिलेशन हमको निकालना है। तो एसिलेशन ऑफ ए को एसिलेशन ऑफ ए हमने मान लिया। अब करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मोस्ट सूटेबल तरीका है यहाँ पर उसे हम बोलते हैं बच्चों वर्चुअल वर्क मेथड। कैसे अप्लाई करते हैं देखिएगा, बहुत ही आसान है बच्चों। यहाँ पर टेंशन टी है, यहाँ पर भी टेंशन टी है, यहाँ पर भी टेंशन टी है, और क्योंकि यहाँ पर भी टी है तो ये भी टी होगा, और ये भी कितना होगा टी, और इनडायरेक्टली इसको अगर लिखेंगे तो ये 2t होगा। तो बी पे कितना टेंशन लगा 3t लगा, और ए पे कितना लगा 2t। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों कैसे हम लिखेंगे, जो टेंशन एट ए, जितना नेट टेंशन ए पे लग रहा है इनटू एसिलेशन ऑफ ए, और यहाँ पर प्लस, या अगर डॉट प्रोडक्ट के साथ लिखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट के साथ से लिख लेते हैं बच्चों, प्लस टेंशन एट बी डॉट प्रोडक्ट करेंगे एसिलेशन ऑफ बी, और ये कितना आना चाहिए बच्चों 0। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, टी टी यहाँ पर जो लगेगा आगे कितना लगेगा 2t, और यहाँ पे टी और टी कितना बोलो 3t। अब सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट लेना है ए पे, तो ए पे जो टेंशन है डेट इज 2t। देखिए बच्चों, यहाँ पर टेंशन भी आगे है और इसका एसिलेशन भी आगे है। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पे 2t इंटू एसिलेशन ऑफ ए आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3t लग रहा है, t और 2t मिलाकर पीछे लगा 3t, तो tb बराबर हो जाएगा आपका 3t, और एसिलेशन ऑफ जो b है वो कितना है बच्चों, यहाँ पर a नोट दिया है, और यहाँ पर दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 180, cos 180 की वैल्यू होती है -1, ये इक्वल टू हो गया 0। तो एसिलेशन ऑफ a
आगे की तरफ हमने माना है, आगे की तरफ ही आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 3a0/2, पर हमको एसिलेशन ऑफ ए नहीं निकालना, वी हैव टू फाइंड एसिलेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, और वो होगा एसिलेशन ऑफ ए माइनस एसिलेशन ऑफ बी के। एसिलेशन ऑफ ए 3a0/2 है, जबकि एसिलेशन ऑफ बी a0 है, तो यहाँ पर रिलेटिव एसिलेशन जो आएगा उसका वैल्यू होगा a0/2। रिलेटिव एसिलेशन का जो वैल्यू है डेट इज a0/2। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों यहाँ पे, रोड ए कैन स्लाइड इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। अगेन देखिए बच्चों, यहाँ पे कंस्टेंट मोशन का ही सवाल है, इसको इन जनरल हम वेज कंस्टेंट बोलते हैं। और वेज कंस्टेंट कुछ नहीं बच्चों, बस इतनी सी बात समझ लीजिए कि अलोंग द नॉर्मल यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा अगर दोनों बॉडीज कॉन्टेक्ट में है। इफ टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस देयर इज नो रिलेटिव मोशन विल अकर। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, जो जो सवाल में बोला गया है हम उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है a road A can slide in a vertical direction pushing the triangular wedge B towards right. Okay, the wedge is moving towards right with uniform acceleration of B. Find acceleration of the road A. सवाल में बोला गया है कि B राइट में एसिलेट कर रहा है और इसका एसिलेशन B है। अब A का एसिलेशन क्या होगा? अब थोड़ा सा अगर हम कॉमन सेंस को अप्लाई करें, बिल्कुल थोड़ा सा, तो आप यहाँ पर ये चीज़ समझ सकते हैं बच्चों कि अगर B आगे की तरफ जाएगा तो A ब्लॉक को नीचे की तरफ ही आना होगा। तो A जो ब्लॉक होगा या A जो रोड है उसका एसिलेशन हम नीचे की तरफ एसिलेशन ऑफ A मान लेते हैं, जो कि हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पर जो इंक्लाइन सरफेस है इसको बनाया और इसके अकॉर्डिंग इसके अलोंग हमने एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ किया। वन बाय वन हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ए का एसिलेशन नीचे की तरफ है बच्चों, दिस इज द एसिलेशन ऑफ ए। देखिए बच्चों, यहाँ पर इंक्लाइन सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा। तो अगर ये एंगल आपका थीटा होगा बच्चों, तो निश्चित रूप से ये एंगल भी थीटा होगा। दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी कितना बोलो? थीटा। या एक नॉर्मल तरीके से समझाऊं बच्चों कि अगर हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइन बनाएगा थीटा, तो वर्टिकल के साथ उसका नॉर्मल भी एंगल थीटा बनाएगा। सेम टू सेम बात है बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम बात है, समझने का तनिक प्रयास कीजिएगा। अगर बी के एसिलेशन की अगर हम बात करते हैं, तो बी का जो एसिलेशन है, बी का जो एसिलेशन है वो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल अगर इंक्लाइन के साथ थीटा बनाएगा तो नॉर्मल के साथ बनाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा। अब हम बच्चों इनके कंपोनेंट लेने वाले हैं, तो ए का जो कंपोनेंट होगा बच्चों, देखिएगा बच्चों, ए के जो कंपोनेंट ले रहा हूं, तो ए का जो अलोंग द नॉर्मल कंपोनेंट होने वाला है, अलोंग द नॉर्मल ए का जो कंपोनेंट होगा वो होगा एसिलेशन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, और परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल जो होगा वो कितना होगा बच्चों? एसिलेशन ऑफ ए साइन थीटा। और नॉर्मल के अलोंग ही जो बी का कंपोनेंट होगा बच्चों एसिलेशन का, वो कितना होगा बच्चों? यहाँ पर 90 माइनस थीटा है, तो ये होगा एसिलेशन ऑफ बी साइन थीटा, और इधर की तरफ जो आएगा डेट इज एसिलेशन ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। अब वेज कंस्टेंट की अगर हम बात करें या फिर हम रिलेटिव मोशन की बात करें, तो मैंने कहा कि अलोंग द नॉर्मल देयर मस्ट बी नो रिलेटिव मोशन। अगर दोनों के बीच में अलोंग द नॉर्मल अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इसका मतलब बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटीज, बोथ आर मूविंग विद द सेम एसिलेशन अलोंग द नॉर्मल। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, जो हम बात कर रहे हैं अलोंग द नॉर्मल के मोशन की, तो ए का नॉर्मल के अलोंग जो एसिलेशन है डेट इज एसिलेशन ऑफ ए इनटू कॉस ऑफ थीटा, और बी का जो होगा बच्चों वो होगा एसिलेशन ऑफ बी इनटू साइन थीटा। बी का हमको मालूम है, ए का हमको मालूम करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चों, तो एसिलेशन ऑफ ए जो आएगा डेट इज एसिलेशन ऑफ बी इंटू टेन थीटा, और थीटा हमको यहाँ पर बच्चों 37 डिग्री दिया है। टेन 37 की जो वैल्यू होती है
एसिलेशन ऑफ बी जो है इसको हम ए बी ही मान ले या ए नोट मान ले, एसिलेशन ऑफ बी ही मान लेते हैं। और 1037 डिग्री की जो वैल्यू होगी बच्चों, तो 1037 डिग्री की वैल्यू होगी 3/4। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट। इन द गिवन फिगर, देखिए बच्चों बहुत ही प्यारा सवाल है। इन द गिवन फिगर इफ एसिलेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेज इज जीरो, ब्लॉक का अगर वेज के रेस्पेक्ट में एसिलेशन जीरो है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ब्लॉक का वेज के रेस्पेक्ट में एसिलेशन जीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लॉक का एसिलेशन जीरो है, इसका मतलब ये है कि ब्लॉक का एसिलेशन वही है जो एग्जैक्टली वेज का एसिलेशन। इफ रिलेटिव एसिलेशन इज जीरो दैट मीन्स बोथ हैविंग अ सेम एसिलेशन। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, तनिक समझने का कष्ट कीजिए, आपको हर बात आराम से समझ में आएगी। यहाँ पर जो हम इसे सॉल्व करने के लिए जो मेथड काम में लेने जा रहे हैं उसे हम बोलते हैं बच्चों सूडो फोर्स मेथड। और सूडो फोर्स कितना होता है? सूडो फोर्स होता है बच्चों माइनस मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसपे हम लगा रहे हैं, और एसिलेशन ऑफ ऑब्जर्वर यानी जिसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हम बात करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वेज, यानी वेज के रेस्पेक्ट में बच्चों हम वेज को चलता हुआ मानेंगे कि रुका हुआ मानेंगे। और जो वेज के रेस्पेक्ट में जो आपका सूडो फोर्स लगेगा बच्चों इस पे ब्लॉक पर पीछे की तरफ लगने वाला है, कितना सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगने वाला है बच्चों? तो मैं यहां पर देखूंगा जो सूडो फोर्स यहां पे लगेगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी हम जिसकी बात कर रहे हैं जिस पे लगा रहे हैं, तो इस ब्लॉक पे लगा रहे हैं तो ब्लॉक का मास m है। और एसिलेशन ऑफ ऑब्जर्वर, तो एसिलेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पर? वेज है जिसका एसिलेशन आगे की तरफ ए दिया हुआ है, तो ये एसिलेशन हमने लिखा। और ऑब्वियस सी बात है बच्चों माइनस साइन यहाँ पे डायरेक्शन को बता रहा है, ऑब्जर्वर का एसिलेशन है आगे की तरफ। यहाँ पर देखिए बच्चों ऑब्जर्वर का एसिलेशन है आगे की तरफ, ऑब्जर्वर का एसिलेशन किधर है? आगे की तरफ है। क्योंकि ऑब्जर्वर का एसिलेशन आगे की तरफ है तो सूडो फोर्स कैसे लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। तो हमने यहाँ पर बच्चों सूडो फोर्स को पीछे की तरफ लगा दिया। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ सूडो फोर्स? सूडो फोर्स बच्चों हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाते हैं, और एक बार सूडो फोर्स लगाने के बाद, एक बार सूडो फोर्स लगाने के बाद जो नॉन इनर्शियल फ्रेम की प्रॉब्लम होती है उसे हम जस्ट लाइक इनर्शियल फ्रेम नेट फोर्स बराबर एम ए करके या फिर फोर्स बैलेंसिंग करके इजी गोइंगली सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों इस पे और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ये तो सूडो फोर्स हो गया। सूडो फोर्स के अलावा बच्चों यहाँ पर mg लगेगा ही लगेगा, यहाँ पर नॉर्मल लगेगा ही लगेगा। अब अगला काम करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर फोर्सेस के रिजोल्यूशन का, इनके कंपोनेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों ये मैंने ब्लॉक लगा दिया है, यहाँ पर ये एंगल थीटा है तो बच्चों ये एंगल भी थीटा होगा। तो यहाँ पर जो सूडो फोर्स है एम ए है, तो एम ए का ये जो कंपोनेंट आएगा बच्चों ये आएगा आपका एम ए कोस थीटा के बराबर। दूसरी बात है बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एम जी के कंपोनेंट करेंगे, तो एम जी का जो कंपोनेंट आएगा इधर आएगा एम जी साइन थीटा, और एम जी का ये जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा एम जी कोस थीटा। सेम टू सेम है बच्चों, यहाँ पर एम ए का ये कंपोनेंट हमारा एम ए कोस थीटा था तो इधर की तरफ आएगा एम ए साइन थीटा। नॉर्मल की भी बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे। तो जो नॉर्मल फोर्स है बच्चों इस तरीके से लगेगा। अब यहाँ पर देखिएगा बड़ी आसानी से आपको सब बात समझ में आ जाएगी। एम ए कोस थीटा जो होगा वो बैलेंस करेगा बच्चों इस केस में एम जी साइन थीटा को। तो जो एसिलेशन आएगा वो बच्चों आएगा जी टेन थीटा। कहने का मतलब ये है कि अगर वेज का एसिलेशन जी टेन थीटा के बराबर है तो इस पे रखा हुआ ब्लॉक ना तो स्लीपिंग डाउन होगा ना स्लीपिंग अप होगा, वो इसके रेस्पेक्ट में ना तो नीचे की तरफ एसिलेट करेगा ना ऊपर की तरफ एसिलेट करेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। अगला प्रश्न बच्चों इसी पे आधारित है। इन द अबाउ क्वेश्चन, यानी पिछले वाले ही सवाल में बस यहाँ पर पूछा कुछ और है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 21
एग्जैक्टली वही सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 20 था, बस यहाँ पर अब की बार में नॉर्मल फोर्स पूछ दिया गया है। तो देखिए बच्चों, सवाल हमको याद है ही, ये तुम्हारा वेज हो गया, ये एंगल थीटा हो गया बच्चों, ये तुम्हारा ब्लॉक हो गया, देख लीजिए सेम टू सेम वही बात है। और यहाँ पर इसका मास कितना है बच्चों, m है। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, अगर हम विद रेस्पेक्ट टू वेज बात कर रहे हैं, वेज को रुका हुआ मान रहे, तो हमने सूडो फोर्स लगा दिया, तो सूडो फोर्स हमने पीछे की तरफ कितना लगाया, एम ए लगाया बच्चों। अब इस एम ए के अगर हम कंपोनेंट करेंगे तो इस एम ए के जो कंपोनेंट हमारे आएंगे बच्चों, सीधे हम कंपोनेंट ही लिख देते हैं। सूडो फोर्स के जो कंपोनेंट आएंगे, एक तो इधर की तरफ आएगा बच्चों, डेट इज एम ए साइन थीटा, और एक जो कंपोनेंट इधर आ रहा था डेट इज एम ए कोस थीटा। इधर की तरफ हमारे जो कंपोनेंट आ रहे थे एम जी साइन थीटा, और इधर की तरफ जो हमारे कंपोनेंट थे बच्चों ये थे एम जी कोस थीटा। इन सबको जो बैलेंस कर रहा था बच्चों, वो बैलेंस कर रहा था नॉर्मल फोर्स। तो अब क्योंकि ये वेज के रेस्पेक्ट में ब्लॉक मूव करने वाला नहीं है, तो जितना अप द इंक्लाइन फोर्स है एग्जैक्टली उतना ही डाउन द इंक्लाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो नॉर्मल बराबर एम जी कोस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। चूंकि हम एसिलेशन तो निकाल ही चुके हैं, एसिलेशन है हमारा जी टेन थीटा के बराबर, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिएगा बहुत ही आसानी से सुविधाजनक तरीके से हम निकाल लेंगे। एन बराबर दोनों में एम जी अगर हम कॉमन ले लें तो ये तो आ गया बच्चों कोस थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा को भी अगर हम लिखना चाहें तो ये होगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये जो होगा नॉर्मल बराबर एम जी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो नॉर्मल बराबर होगा एम जी बाय कोस थीटा, या फिर इसको हम बोलेंगे एम जी सेक थीटा।